हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीटेट में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसी प्रक्रिया होती है पेपर की, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सीटेट के जितने भी 2011 से लेकर 2021 तक के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर विद आंसर मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज मैं आपके लिए 2021 का क्वेश्चन पेपर जो जनवरी में हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का केवल 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके आगे के वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी, जैसे ईवीएस, मैथ्स, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा तथा बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सीटेट से रिलेटिव सारी जानकारियां दी हुई थी। तो आज हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारे 2021 जनवरी में क्वेश्चन आया था उसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आफ्टर अ गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, यानी एक खेल के दौरान जब रोहन को चोट लग जाती है उसके पिता ने उससे कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। इसका क्या मतलब हो सकता है कि इसमें लैंगिक यानी लड़के और लड़कियों के बीच में रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। तो यह कुछ हद तक सही हो सकता है। या फिर चैलेंज जेंडर यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दिया जा रहा है। तो नहीं, इसमें चुनौती नहीं दिया जा रहा है। अगर चुनौती दिया जा रहा होता तो उसमें कहा जाता कि तुम लड़कियों की तरह करो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें कहा गया कि व्यवहार ना करो। और तीसरा ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करना। तो भेदभाव को कम करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया गया है। चौथा ऑप्शन है आपको लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो इसमें बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर इसमें सही होगा वह होगा फर्स्ट, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा के क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, यानी कि जो फिक्स्ड करिकुलम है, जो एक निश्चित प्रक्रिया है उसी को फॉलो करना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो अगर आप कंपटीशन विद्यार्थियों में कराएंगे तो उनमें ये एक प्रगतिशील कक्षा का नियम नहीं है। कंपटीशन बहुत अच्छा नहीं होता है। बच्चों में लचीलापन होना चाहिए, उन्हें बेस्ट अवसर देना चाहिए। जैसा कि आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी कि उन्हें अच्छा अवसर देना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट अवसर देना चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो नहीं, उनके जो लेवल है उसके बेस पर उन्हें सोर्स नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वे लेव वात्सुकी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, मतलब इस योजना में वह क्या बताना चाहती हैं। तो इसमें वह हिंट दिए जा रहे हैं, क्लियरिटी आती है, भूला हुआ याद आ जाता है। जैसे बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगी। तो नहीं, अगर क्या, क्यों, कैसे करें तो उसमें अनुप्रेरित कहाँ कर रही हैं, वो कहाँ उकसा रही हैं किसी चीज़ के लिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेंगे। हाँ, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। तीसरा है, छात्रों में प्रत्याहार निष्कास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। तो ये गलत है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ये भी गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है वह दूसरा होगा, सेकंड, यानी कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेंगे, यानी कि इसमें हिंट दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जा रही, क्या, क्यों, कैसे। अगर आप किसी बच्चे को, अगर कुछ बच्चा कुछ भूल जाता है और उसे याद नहीं आ रहा है तो अगर वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, आप उसे याद दिलाइए कि इसके पहले जो आपने किया था वो कैसे किया था, तो उसे अपना भूला हुआ सब कुछ याद आ जाएगा। तो अधिगम के लिए पाड़ और आधारभूत संरचना काम करेगी।
चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यह बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। पहला आंसर ही सही है। कभी भी विद्यालय जो है वह द्वितीय यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा और जो परिवार होगा घर होगा वह प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। कभी भी यह क्वेश्चन पूछा जाए तो परिवार हमेशा प्राइमरी और विद्यालय हमेशा सेकेंडरी पर ही रखा जाएगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है। पांचवा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत तीसरे ऑप्शन पर जोर देता है। यानी देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, यानी वो है क्या नाम है, हार्वर्ड गार्डन की यह थ्योरी है, उसमें बताया गया है बुद्धि का सिद्धांत। इसी में आपको मेनी टाइप्स ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं के बारे में बताया गया। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठा है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस का एक सिद्धांत है, उसमें आपको यह बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी प्रथागत, यानी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि नैतिकता से सही, यानी कि जो नैतिक विकास में नैतिकता से सही है या गलत है इसका निर्णय लेना होता है। तो इसमें होगा प्रथागत यानी कन्वेंशनल। सातवां क्वेश्चन है, लेओ यागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेपण अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। जीन पियाजे अपने संरचनात्मक विकास, ये देखिए सातवें में आपको बता दें कि जो लेव है इनकी एक थ्योरी है जिसे SCL थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। इसलिए इसमें इसका जो सही होगा वह सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। आठवां है, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। मतलब वो किसे वर्णित करते हैं? तो वो जो है जीन पियाजे जो है इनकी एक थ्योरी है वह है SPCF, यानी संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और कॉन्क्रीट और फॉर्मल, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं SPCF। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, यानी स्कीमा जिसे आप कहते हैं संक्रियात्मक, स्कीमा और मनोबंध, इसमें इन्होंने वर्णित किया। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 9वां है आपका, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सेकंड, विचार सोच के केंद्रीयकरण, विचार और सोच में केंद्रीयकरण, क्रिएशन इन थॉट। यह आंसर सही होगा सेकंड। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो ऑप्शन है वो दिया, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या गलत है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान, बच्चों में समान नहीं होती तो संस्कृतियों में कहाँ से समान होगी। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। विकास जो है वह पहले घर से शुरू होता है। आप अपने घर में अगर किसी को नमस्ते, प्रणाम, चलना, उठना, बैठना जो बच्चा सीखता है वहाँ से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। जन्म अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। तीसरा है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता, तो नहीं, विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास बहुआयामी होता है, तो चौथा जो है इसमें बिल्कुल सही है। विकास जो है वह बहुआयामी प्रक्रिया यानी डेवलपमेंट इन मल्टी डिमेंशनल, इसमें जो चौथा है वह बिल्कुल सही है। यानी विकास जो है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी प्रकार का हो सकता है और यह जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह फर्स्ट है, यानी कि सेंसरी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। जन्म से लेकर बच्चों में विकास इसी क्रम तक होता है, मतलब किशोरावस्था तक, जो जन्म से किशोरावस्था तक ही पूछा है। जन्म से किशोरावस्था तक यानी कि उसमें किस क्रिया में होता है? तो सेंसरी होता है, वो किसी चीज़ को पहले टच करते हैं,
छूते हैं, मतलब अपने सेंस के द्वारा महसूस करते हैं। फिर होता है कंक्रीट, कंक्रीट में वो किसी चीज़ को टच करके पता करते हैं। फिर अमूर्त, अमूर्त यानी कि वो किसी चीज़ को विचार करके सोचते हैं मन में वो अपने। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में यही विकास होता है कि वो किसी चीज़ को पहले संवेदनिक यानी कि सेंसरी, अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा महसूस करते हैं। फिर टच यानी मूर्त यानी कंक्रीट, उसे छू करके महसूस करते हैं। फिर अमूर्त यानी उसे सोच करके महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी चौथा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अध्यापन अधिगम यानी पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया के परियोजना में महत्वपूर्ण होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए यह पूछा गया। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना है। एक समावेशी कक्षा जो होती है इसमें हर बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, चाहे वह पढ़ने में तेज हो, चाहे वह पढ़ने में कमज़ोर हो, वह किसी तरह से मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह से फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो उसमें, तो उसे हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा का यह नियम होना चाहिए। फिर है 14वां क्वेश्चन, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, इसे हम RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। उससे पहले यह अधिनियम जो है 1995 में आया था। इसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ को बताया गया है, 21 डिसेबिलिटीज़ को बताया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो मंदित छात्र किसी भी बच्चे को आप कहेंगे तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा। विकलांग कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है यह बिल्कुल सही शब्द है, यानी कि स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यानी वह शारीरिक दिव्यांग है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, क्रिपल्ड बॉडी, यह बिल्कुल भी अपशब्द है, ऐसा भी किसी भी बच्चे को नहीं कहना चाहिए। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है यानी कि स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, यह बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते बच्चे को यानी कि उससे कोई भी डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए अगर आप दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। वो देख के सुन के किसी भी चीज़ को सीख सकता है या करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या नहीं करना चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन करना चाहिए। दूसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो आपका कंक्लूटिव पेडालॉजिकल अप्रोच है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, किसी भी चीज़ को संरचना के हिसाब से समझा देना चाहिए बच्चे को। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, यह भी बिल्कुल करना चाहिए। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग के दौरान ही वह किसी चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा, अगर उसे किसी चीज़ को सीखने में कठिनाई हो रही है तो। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। प्रैक्टिस रिगिड शब्द का प्रयोग अगर आपको कहीं भी मिलता है तो वह बिल्कुल भी पाठ्यक्रम में नहीं करना चाहिए। रिगिड तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो चौथा क्वेश्चन यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। 15वां फोर्थ ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। 16वां क्वेश्चन है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी कि इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी का जो सृजनात्मकता है उसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका जो प्रमुख लक्षण है वह अवसारी चिंतन है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मक का प्रमुख लक्षण है। 17वां है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी डाइवर्स बैकग्राउंड को टीचर को अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो
टीचर को जो है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, यानी कि अलग अलग तरह के विन्यासों का उपयोग करना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशाद्य किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि अच्छे एग्जाम्पल देना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को किसी को समस्या है तो उसके समाधान के लिए अगर आप अच्छा एग्जाम्पल देंगे, जैसे आप बताएंगे कि APJ अब्दुल कलाम ने हमारे देश के लिए क्या किया, या फिर किसी चीज़ को अच्छे एग्जाम्पल से अगर आप समरूपों के इस्तेमाल से आप उसे समझाएंगे तो वह बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 3rd। फिर 19वां क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी शिक्षा सीखने की जो अभिप्रेरणा है उसे किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को दंड देकर तो बिल्कुल भी नहीं, सीखने की अभिप्रेरणा में बच्चों को दंड तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर, या सही है, बेहतर सीखने पर फोकस देकर आप बच्चे की सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है 2nd। फिर 20 क्वेश्चन है, शर्मिंदगी यानी सेम इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है, सेम का संज्ञान एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी अगर किसी चीज़ को करने में शर्म आएगी, सेम आएगी, शर्मिंदगी आएगी, तो उसका जो उस कार्य पे है वह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो बेझिझक उस चीज़ को सीखना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है 2nd। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम यानी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, पढ़ाकर सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे बेहतर कौन सा है। तो यह है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। अगर आप दो चीज़ों के बीच में कॉन्सेप्ट यानी संबंध खोज लेंगे तो आप उसे बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। 22 क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में, जो अध्यापिका है, दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए? कि वो उनको मार सकें, उनको दंड दे सकें? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो यह बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप उसका अधिगम कर रहे हैं, उसमें त्रुटियां निकाल रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा किस लेवल का है और उसे कितना और किस तरह समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि 2nd। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंड हो जाना है इससे। 23 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। कठिनाई कब होती है बच्चों को सीखने में? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो यह बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी भी चीज़ को आप अलग अलग, कहीं का चीज़ कहीं लाके जोड़ देंगे और कहीं का चीज़ कहीं लाके जोड़ देंगे तो बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर आप सारी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे तो वह बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो 23 का सही जवाब है 1। 24 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? यानी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। अधिगम यानी सीखने की जो सबसे अच्छी अवस्था है वह कौन सा है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, यानी कि ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा भय यानी ज़्यादा डर। तो इसमें आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है या आप ज़्यादा डरे हुए हैं तो भी आप किसी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। कम उत्तेजना है यानी सीखने की चाहत कम है, एक्साइटमेंट कम है और आपको भय बहुत ज़्यादा है तो भी आप नहीं सीख पाएंगे। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो यह बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप में एक संतुलित उत्तेजना यानी एक लेवल में एक्साइटमेंट होना चाहिए और किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, तब आप किसी चीज़ को बहुत बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो इसका सही जवाब है 3rd। 25 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो है 3rd नंबर यानी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम की संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो बच्चे हैं वह एक संरचनात्मक यानी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक्टिविटी नॉलेज को बिल्ड करेगा। ठीक है।
26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए जो धारणा उपयुक्त है वह पहली ही है, योग्यता सुधार, यानी कि सुधार किसी भी चीज को मतलब अधिगम करना सीखने से उसमें सुधार लाया जा सकता है। मेहनत करें तो वह बेहतर से बेहतर कर सकता है। तो 26 का जो सही जवाब है वह फर्स्ट है, यानी कि एबिलिटीज इट इम्प्रूव्ड, उसकी जो योग्यता है उसमें इम्प्रूव होगा, वह सुधार होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका सही जवाब है अन्वेषण और संवाद, यानी कि डिस्कशन करने से, किसी भी चीज़ को आप डिस्कशन करिए, इंक्वायरी करिए, डायलॉग करिए, उससे भी आपके जो पढ़ने की क्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। 4th नंबर सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव व्यास्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। अगर वह अपने आप से ही बात कर रही है, स्वयं से ही बात कर रही है, तो वह स्वयं को दिशा देने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो आत्म केंद्रिता कर रही है, अपने इको सेंट्रलिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो इसका सही जवाब होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी 3rd नहीं 2nd, यानी स्वनियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन कर रही है, वह अपने आत्म मतलब स्वयं को दिशा दे रही है। इसका सही जवाब होगा 2nd। 28 का सही जवाब है 2nd। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मूल्यांकन पद्धति का लक्षण होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्षण होना चाहिए। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वह इस बेस पर मत करिए कि उसे विद्यार्थी को नामांकित करना है, उसे नंबर देना है, तो यह बिल्कुल गलत है। योग्यता आधारित करनी है तो यह भी बिल्कुल गलत है। पुरस्कार वितरण के लिए तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसलिए कि उसे और किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे और कौन सी चीज़ दी जाए इस चीज़ के लिए, ना कि उसे विभाजित करने के लिए, बल्कि इंक्लूड करने के लिए मूल्यांकन पद्धति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो सही जवाब है 3rd। 30 नंबर और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको बता दें दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह हमें उचित वेबसाइट से प्राप्त हुई है, इसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। केवल आंशिक आनुवांशिकता पर ही बच्चों का विकास नहीं होता है, ना ही केवल पर्यावरण पर। अगर दोनों नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा। तो इसका सही जो जवाब है वो है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। सही जवाब है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे आपको मैथ का क्वेश्चन है, मैथ तो नहीं पर इसके बाद ईवीएस का क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। इसी तरह से ईवीएस के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊँगी विद आंसर एंड समझा कर, और उससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सीटेट से रिलेटिव सारी जानकारियां दे दी है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।